तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कि आखिर इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन की संभावना पेपर में सबसे ज़्यादा आने की है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया है, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, उन सब क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, तो एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे। आप क्या करिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तो बहुविकल्पी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन होता है, वेबर मीटर नहीं, वेबर मीटर स्क्वायर नहीं, वेबर नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, और दूसरे में क्या बोल रहा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। दूसरा टेस्ला ये भी है, गॉस ये भी है, डी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं हम इसमें के तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमको, तीसरा क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। किससे ज्ञात होती है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात होता है हमें, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात होती है हमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब बात करते हैं हम इसमें के चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। वैद्युत मोटर में किसका रूपांतरण होता है, पहला ऑप्शन क्या है, वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, दूसरा क्या है, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, और तीसरा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, और चौथा क्या है, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी यानी वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, वैद्युत मोटर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इसमें क्या था, वैद्युत मोटर क्या करता है, हमको वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है, कौन सा है, डायनमो, ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा डायनमो। क्या हो जाएगा, डायनमो यानी ऑप्शन बी। देखिए इसमें का छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है, क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, गलत, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, गलत, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो सही। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनमो। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही करेगा, एक ही क्वेश्चन को घुमा कर दे देगा। तो क्या है, यहाँ पे डायनमो परिवर्तित करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो ये थे कुछ बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोला है हमसे, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसके उत्तर को हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यदि हम धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लिया अति लघु उत्तरीय में। दूसरा क्वेश्चन है डायनमो क्या है, हमसे पूछ रहा है डायनमो क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे डायनमो क्या है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डायनमो एक ऐसा यंत्र है
जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमने अभी पढ़ा है कि डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। इसमें का तीसरा क्वेश्चन क्या है? धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? क्या पूछ रहा है हमसे? धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? एक बार और देखिए ध्यान से। धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये थे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे इसमें कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि फ्लेमिंग के नियमानुसार, फ्लेमिंग ने जो नियम दिया है उसके नियम अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे संकेत उंगली यानी ये वाली उंगली, ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। पहले इसको उत्तर को ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि बाएं हाथ के अंगूठे संकेत उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो और संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। क्या बोल रहा है हमसे? ध्यान से देखिए। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं यानी ये वाला हाथ, तो उसके अंगूठे को देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे संकेत उंगली यानी ये वाली उंगली, और क्या बोल रहा है हमसे? मध्यमा उंगली यानी ये वाली उंगली, ठीक है, मध्यमा उंगली यानी ये वाली उंगली, ठीक है। इन तीनों को कैसे फैलाना है कि ये एक दूसरे के समानांतर हो। देखिए ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके भी समानांतर है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। हमको कैसे फैलाना है? ऐसे। इसमें अच्छे से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग को ऐसे फैलाना है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि यदि संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, यानी ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा को, यानी धारा की दिशा को ये दर्शाए, तो ये क्या दर्शाएगा हमें? चुंबकीय बल की दिशा को। अंगूठा क्या दर्शाएगा? चुंबकीय बल की दिशा को। एक बार और देखिए, संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को, और तथा अंगूठा क्या दिखाएगा हमको? चुंबकीय बल की दिशा को, ठीक है। ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है कौन? अंगूठा, ठीक। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा उसके कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा उसके कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। हमने लघुत्तरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत थी, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या दिया है? विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा उसके कार्यविधि का वर्णन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि विद्युत मोटर आखिर में है क्या। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये हमने पहले ही देख लिया था बहुविकल्पी में कि विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए वैद्युत मोटर के सिद्धांत को देखिए। तो उसका सिद्धांत क्या है? वैद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, ठीक है। तो ये था विद्युत मोटर का सिद्धांत। अब बात करते हैं विद्युत मोटर के प्रमुख अंग की। इसी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का ये उत्तर है, ठीक है। इतना लंबा उत्तर है, ठीक। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसका उत्तर थोड़ा लंबा है। अब देखिए, अब बात करते हैं विद्युत मोटर के प्रमुख अंग। प्रमुख अंग कितने हैं? उसके 4 अंग हैं। कौन कौन? पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है विभक्त वलय, चौथा है ब्रूस, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय और चौथा ब्रूस। अब देखिए वैद्युत मोटर की कार्यविधि को देखिए आप लोग। तो वैद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है कि जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है। और ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, ठीक। उसके आगे देखिए, फिर कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो ये था वैद्युत मोटर का सिद्धांत। अब बात करते हैं वैद्युत मोटर के उपयोग की। तो देखिए, वैद्युत मोटर का उपयोग क्या हो जाएगा। वैद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में पंखे होंगे तो कैसे चलते हैं, वैद्युत मोटर की सहायता से, ठीक। तो वैद्युत मोटर का उपयोग किसमें होता है, बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक वैद्युत उपकरणों में होता है, ठीक है। तो ये था इस विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन का आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10, 11 और 12 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।